Hello students, I hope you all have gone through the first video which I have made on the first chapter of your biology. Today in this session we are going to discuss your first chapter of chemistry, which is according to your book is the third chapter, that is structure of matter. Okay, in this chapter we are going to study what is the structure of matter. हम अपने आसपास इतने सारे सब्सटेंसेस देखते हैं, इतने सारे मैटर देखते हैं, उनकी हम कैसे इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, एक्चुअली में वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, कैसे डिफरेंट काइंड के मैटर्स होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. आई होप यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ मैटर. इफ नॉट, आई एम जस्ट डिफाइनिंग दिस टर्म. मैटर क्या है? Anything that occupies space and have mass is called matter. Anything that occupies space and has mass. कोई भी वो चीज़ जो कि क्या ऑक्यूपाई करती हो, स्पेस ऑक्यूपाई करती हो एंड क्या कंटेन करती हो, मास कर रखती हो अपनी बॉडी में कोई, देन वो हमारा क्या कहलाएगा? मैटर. Like this marker is occupying some space. ये जितना इस एरिया में अगर ये लाई कर रहा है, that means it is occupying this space. It also has some mass. Our body, this white board and each and everything around us occupies space and has mass. Either it is a gas, either it is a solid or it is a liquid. कुछ भी substance हो क्या occupy, कुछ भी सब्सटेंस हो वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस एंड हैज सम मास. वो मास भी ऑक्यूपाई कर रहा है एंड इट इज ऑल्सो ऑक्यूपाइंग स्पेस. अब हम पढ़ेंगे कि मैटर में क्या क्या हमारे मिलते हैं, मैटर किन चीज़ों से मिलके बनता है. जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात करें, तो हमारी बॉडी में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. जस्ट लाइक दैट मैटर की भी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाती है एटम. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. मैटर जस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना है, वो हमारा क्या कहलाएगा? एटम. जैसे अगर हम एक वॉल बिल्ड करनी है, हम एक वॉल को बिल्ड करने के लिए हमें सबसे छोटी चीज़ क्या रिक्वायर्ड है? ब्रिक्स रिक्वायर्ड है. तो हम ब्रिक्स को हम एक लेवल में लगा कर क्या बना लेते हैं? एक वॉल बना लेते हैं. ऐसे ही फिर एक वॉल को, बहुत सारी वॉल्स को ज्वाइन करके हम एक रूम प्रिपेयर करते हैं. रूम्स को बना के हम पूरा एक बिल्डिंग या फिर एक घर बनाते हैं. उसी तरीके से बहुत सारे एटम्स अरेंज होते हैं, तब एक मैटर जाके बनता है. जब हम बहुत सारे मैटर एक पर्टिकुलर तरीके से लगाए जाते हैं, अरेंज होते हैं, देन दे मेड अ मैटर. कोई भी एक मैटर प्रोड्यूस करते हैं. सबसे पहले अब हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि एटम आया कैसे था, बताया किसने था. एटम को जो सबसे पहले डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था एक हमारे इंडियन सेज थे. इंडियन सेज का मतलब है हमारे इंडिया के ही एक संत थे, कन्नड़, महर्षि कन्नड़, जिन्होंने बताया था कि जितने भी मैटर हैं, जितनी भी हमारे आसपास चीज़ें प्रेजेंट है, सब छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे सब्सटेंसेस से मिलकर बनी है, जिनको उन्होंने नाम दिया था अणु. तब तक एटम कोई नाम नहीं आया था, उन्होंने क्या नाम दिया था? अणु. जैसे उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया, उन्होंने एक आयरन का पीस लिया. उन्होंने कहा कि अगर हम इस आयरन के पीस को, सपोज दिस इज अ आयरन पीस, अगर हम इस आयरन के पीस को ब्रेक करना स्टार्ट करें, मैंने इसको ब्रेक किया, टू पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया, फिर मैंने फर्दर ब्रेक डाउन किया, मैं इसको ब्रेक करती गई. एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका फर्दर ब्रेक डाउन पॉसिबल ही नहीं है. मतलब छोटे छोटे से पार्टिकल मुझे मिल जाएंगे जो कि आगे मैं ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाऊंगी. दीज पार्टिकल्स आर नोन एज अणु. उन पार्टिकल्स को ही क्या नाम दिया? उन्होंने अणु नाम दिया. फिर धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होता चला गया, नए साइंटिस्ट आए जो कि थे जॉन डाल्टन. जॉन डाल्टन ने इन अणु को, उन्होंने भी अपने डिस्कवरीज की, उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? उन्होंने इसको नाम दे दिया एटम. एंड ही सेड दैट एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. मतलब मैटर का वो छोटा पार्टिकल जिसे हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्या नाम दे दिया उन्होंने? एटम. सिंपली हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड. जिसे हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उनको क्या नाम दे दिया उन्होंने? एटम नाम दे दिया. ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है. फिर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा कुछ नहीं है, जैसे अगर हम अभी तक हम पढ़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ एटम्स. अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर एलिमेंट्स एंड व्हाट आर कंपाउंड्स.
एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या हैं? दो तरह की चीज़ें हमारी प्रेजेंट होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, बोल सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड्स क्या है? एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक साथ अरेंज होते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? एलिमेंट। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। जब बहुत सारे एटम्स सेम टाइप ऑफ, स्पेशली सेम टाइप, मतलब एक तरह के ही एटम्स अरेंज होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन एटम बहुत सारे अरेंज होकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? हाइड्रोजन एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उस तरीके से मतलब सेम टाइप के एटम्स जब अरेंज होकर क्या बनाते हैं? वो एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज नोन एज एलिमेंट। अब एटम से एलिमेंट बना है, दैट मीन्स इसकी स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगी वो क्या होगी? स्मॉलेस्ट इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हमारी क्या होगी? एटम होगी, स्मॉलेस्ट यूनिट। जबकि अगर हम कंपाउंड देखें, देन कंपाउंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। यहाँ पर क्या है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। यहाँ तो हाइड्रोजन एटम से कंबाइन हुआ तो हाइड्रोजन एलिमेंट का फॉर्मेशन किया, लेकिन यहाँ क्या होता है? एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। जैसे मैं हाइड्रोजन एलिमेंट ले लूँ एक और ऑक्सीजन एलिमेंट ले लिया, इन दोनों को जब कंबाइन किया गया तो उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं H2O, मतलब वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दो हाइड्रोजन एलिमेंट ले लिए, एक ऑक्सीजन एलिमेंट ले लिया, उनके कॉम्बिनेशन से किसका फॉर्मेशन हुआ? H2O का फॉर्मेशन हुआ। एंड दिस इज नॉन एज कंपाउंड। ये क्या कहलाता है? हमारा कंपाउंड कहलाता है। ये दोनों चीज़ें हमारी, इसमें हमारी जो स्मॉलेस्ट इसकी यूनिट है वो एटम होती है, और इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी हमारी कहलाती है मॉलिक्यूल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज मॉलिक्यूल, जबकि एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी क्या होती है? एटम होती है। ओके, आई होप यू गेट दिस। नेक्स्ट वी मूव फर्दर। अब हम पढ़ते हैं हमारे किस तरह, कहाँ ये एलिमेंट्स, इनकी अकरेंस क्या है, कहाँ हमें ये मिल सकते हैं, किस तरीके से हम इन्हें फाउंड कर सकते हैं। अकरेंस, एक तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एलिमेंट्स कैन नेवर एग्जिस्ट इन फ्रीली। एलिमेंट्स नेवर एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर एक्सेप्ट सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मेजॉरिटी में अगर हम देखें, मेजॉरिटी में अगर हम डिफाइन करें तो एलिमेंट्स नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हाइड्रोजन एलिमेंट विल नेवर एग्जिस्ट एज हाइड्रोजन एलिमेंट। या तो वो हमेशा H2O के फॉर्म में मिलेगा या फिर वो H2 गैस के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन एलिमेंट के फॉर्म में वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्या ऐसा क्या रीजन है? वो जब हम आगे इसकी वैलेंसी पढ़ेंगे, हम एक टर्म पढ़ने वाले वैलेंसी, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। सबको स्टेबल होना होता है, तो वो कैसे स्टेबल होते हैं वो सब चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमें याद क्या रखना है कि जो एलिमेंट हैं वो कभी भी, जो भी एलिमेंट्स हैं वो कभी भी फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हमेशा वो क्या बना लेंगे? कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। वो हमेशा कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, इनका फॉर्मेशन करके तब वो कॉम्बिनेशन में हमें मिलते हैं। प्योर फॉर्म में हमें नहीं मिलता। लेकिन अगर हमें प्योर फॉर्म में एलिमेंट चाहिए तो हम क्या करें? उस केस में क्या किया जाता है? उस केस में केमिकल मेथड्स को यूज़ करके इन कंपाउंड से एलिमेंट ऑब्टेन किया जाता है। जैसे अगर हम वाटर का एग्जांपल लें, H2O का अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, H2O से मुझे H और O सेपरेट करने हैं, तो इसका मेथड हमारा क्या हो सकता है? हम H2O से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं। H2O से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी हाई वोल्टेज पे, बहुत हाई लेवल पे, देन H2O विल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नेचर में नहीं करेंगे, बट वी कैन सिंथेसाइज दैम, मतलब एक्सट्रैक्ट दैम केमिकल मेथड से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, अब हमारी चीज़ आती है, आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू, बट यू विल अंडरस्टैंड दिस स्लोली, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, then you will become used to of it. Okay, now we are going to discuss the properties of compound.
हमने कहा कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के जो कॉम्बिनेशन से बनता है वो कंपाउंड होता है। लेकिन क्या हम हर एक मिक्सचर को कंपाउंड कहेंगे, हर एक चीज़ को कंपाउंड कहेंगे? तो क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस बेसिस पर हम उनको क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं? फर्स्टली क्या है, कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन टू फॉर्म एलिमेंट्स। कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन टू फॉर्म एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड। मतलब हम केमिकल मेथड को यूज़ करके, केमिकल अलग अलग तरीके के वेज को यूज़ करके कंपाउंड को एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने H2O को किया था, H2O से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई थी दैन वो हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो गया था। ठीक है। सेकेंडली, कंपाउंड्स आर ऑलवेज इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। एलिमेंट्स कंपाउंड में जो प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स present in a compound are always in fixed proportion। मतलब कभी भी किसी भी तरह का एलिमेंट बनाओ, कहीं से भी बनाओ, जैसे हम H2O किसी भी तरीके से बनाए, हम H2O सी वाटर ले ले, रिवर वाटर ले ले, टैप वाटर ले ले, किसी डिस्टिल्ड वाटर ले लो, किसी भी तरह का वाटर ले लो, लेकिन हमेशा उसका फॉर्मूला ही क्या रहेगा, H2O। कभी भी हमने HO2 तो नहीं लिखा, वी ऑलवेज राइट H2O। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम हमेशा CO2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम हमेशा O2 लिखते हैं, कभी भी चेंज नहीं करते इनके जो हमारे नंबर्स हैं। कभी भी C2O नहीं किया हमने, कभी भी O4 नहीं किया। मतलब इनके पर्टिकुलर अपने फिक्स्ड नंबर्स हैं जिनसे हमेशा ये कंबाइन होते हैं। इसीलिए मतलब एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, आप इन्हें कहीं से भी कैसे भी ऑब्टेन करो, लेकिन इनके जो रेशियो है, इनका जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। हमेशा वो एक नंबर से ही बनेंगे, चाहे वो किसी भी मेथड से आप बने। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज लॉस्ट कर देते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिनसे मिलकर कोई भी एक कंपाउंड बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स विल लॉस इट्स आइडेंटिटी, or we can say the compound have different property than element। एलिमेंट के कंपैरेटिवली जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है। कैसे अलग होती है? जैसे अगर हम देखें, हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो दो गैसेस से मिलके बनता है, एक हाइड्रोजन गैस, सेकेंड इज ऑक्सीजन गैस। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, हमारा H2O बनता है। लेकिन अगर हम H2O का स्टेट देखें, दिस इज अ गैस, दिस इज ऑल्सो अ गैस, बट अगर हम इसकी जो कंपाउंड हमारा नया बना है, जो वाटर हमारा बना है, इसकी स्टेट क्या है, इसकी स्टेट हमारी लिक्विड होती है, इसकी स्टेट डिफरेंट है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इनकी जो खुद की प्रॉपर्टी थी, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की जो खुद की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने वो प्रॉपर्टी, वो जो पार्टिकल की उनकी नेचर थी, उन्होंने लॉस्ट कर दी। और कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही डिफरेंट निकल के आती है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे जो एक कंपाउंड को डिफाइन करते हैं। फर्स्टली, कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय यूजिंग केमिकल मेथड्स। सेकेंडली, दे ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। Thirdly, elements will lose their identity. Constituent particles will lose its identity and the compound will have its own identity. उसकी आइडेंटिटी अपनी होगी और एलिमेंट्स की आइडेंटिटी अपनी होगी। ओके, ये तो हमारा सारा कंपाउंड था। लेकिन अगर मैं आपको एक वर्ड लिख के दूँ, अगर मैं आपको एक सोल्यूशन लिख दूँ, इफ आई राइट शुगर सोल्यूशन, तो क्या आप इस शुगर सोल्यूशन को कंपाउंड कहोगे? Is this a compound or not? Obviously not. This is not a compound. क्यों compound नहीं है? मैंने आज एक शुगर सोल्यूशन बनाया, मैंने 10 ml वाटर लिया और 2 स्पून मैंने उसमें शुगर ऐड कर दी। मैंने कल कोई शुगर सोल्यूशन बनाया, वाटर मैंने 10 ml लिया, लेकिन मेरा आज मन कर रहा है मैंने इसमें 3 स्पून ऐड कर दिए, स्वीटनेस इंक्रीज हो जाएगी। फिर मेरा कल दोबारा मन किया, मैंने 10 ml वाटर में ही इस बार 4 स्पून ऐड कर दिए, तो क्या हुआ, कोई प्रोपोर्शन फिक्स तो नहीं है, वो अपने जो प्रोपोर्शन है वो चेंज कर सकते हैं।
तो मिक्सचर में और कंपाउंड में क्या अंतर है, मतलब इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं ये हमारे कहलाते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या है और कंपाउंड्स क्या है, दोनों में क्या अंतर है। कंपाउंड्स हमने पढ़ लिए हैं, डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट आर मिक्सचर्स। मिक्सचर्स हमारे होते हैं, मिक्सचर्स आर द combination of 2 or more elements. Mixtures, they are formed by mixing 2 or more elements और कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को भी मिक्स करके हम मिक्सचर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट विदाउट एनी केमिकल चेंज, किसी भी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा इसमें। जैसे हमारा H2O में क्या हुआ था, H2 गैस थी, O2 भी गैस थी, लेकिन H2O जो बना था वो क्या था, लिक्विड था। लेकिन अगर हम शुगर सॉल्यूशन में देखें तो हमने H2O में शुगर ऐड किया तो क्या हुआ, शुगर सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन में वाटर की अपनी प्रॉपर्टी है, वाटर ने अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं की, शुगर की भी अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी स्वीटनेस वो दे रहा है। दैट मीन्स दोनों में से कोई भी अपनी प्रॉपर्टीज लॉस नहीं कर रहा है, इसीलिए ये हमारा मिक्सचर है और ये हमारा क्या है, कंपाउंड है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ये जब मिक्सचर बनता ज़रूर है, मिक्सचर होता भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड का ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन बस यहाँ डिफरेंस किस चीज़ का है, किसी भी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं आता, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, क्यों कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जो था वो एज इट इज ही रहने वाला है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, एक बार बस एक थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं दोनों के डिफरेंस, कंपाउंड्स क्या है और मिक्सचर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे तो मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बार और ले लेते हैं थोड़ा सा, कंपाउंड्स में और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। दे डू नॉट कंबाइन केमिकली, दे डू नॉट कंबाइन केमिकली, ये केमिकली कंबाइन नहीं करते, बट दे कंबाइन केमिकली, इनमें केमिकली एक बॉन्ड बन जाता है, केमिकली एक दूसरे से रिएक्ट कर लेता है कंपाउंड्स में, मिक्सचर्स में ऐसा नहीं होता। ऑलवेज इन फिक्स प्रोपोर्शन, ये हमने पीछे भी पढ़ा इसकी प्रॉपर्टी में, ये क्या होता है, हमेशा इन फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, ऑलवेज इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जबकि अगर हम देखें नॉट इन फिक्स प्रोपोर्शन, मिक्सचर कभी भी फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होते, हम अपने अकॉर्डिंगली जितना हम चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें मिक्स कर सकते हैं। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। टुडेज सेशन लास्ट टॉपिक वी कैन से इज द सिंबल्स। वी हैव डिस्कस्ड एलिमेंट्स। अगर हम बात करें कितने एलिमेंट्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है या कितने एलिमेंट्स अब तक नोन हैं, तो उन सब एलिमेंट्स में अगर हम देखें about 118 elements, मतलब 118 elements are known till now। आज तक जितने भी एलिमेंट्स हमें पता है वो टोटल कितने हैं, 118, और इस 118 में से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट होते हैं, मतलब नेचुरली ऑब्टेन हैं, नेचर से ही मिलते हैं, जबकि बाकी जो हैं वो हम केमिकली प्रिपेयर करते हैं, अदर्स केमिकली प्रिपेयर्ड और सिंथेसाइज्ड, जिन्हें केमिकली बनाया जाता है, बाकी सब मिला के। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स हैं, इन सबको याद रखना, इन सब के नाम याद रखना बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए क्या किया गया, सिंबल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। सिंबल्स क्या होता है, सिंबल ज़्यादा डिनोटेशन, मतलब किसी भी चीज़ को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं। अलग अलग टाइप के सिंबल्स, जैसे अब तक हम जो लिखते आ रहे हैं वो हम वाटर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H2O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ सिंबल। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन को लिखूँ तो हाइड्रोजन क्या कहलाता है, हाइड्रोजन मेरा H के फॉर्म में लिखते हैं, कार्बन को हम C लिखते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे सिंबल्स हैं। ये दिए किसने थे, कि स्टार्टिंग कैसे हुई, सबसे पहले हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट ही रहे थे, एक पुराना केमिस्ट का जो मैथड था उसके तरीके से पिक्चर्स से इनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि हम चलो हाइड्रोजन को किसी एक पिक्चर से डिनोट कर लेंगे, ऑक्सीजन को किसी दूसरे पिक्चर से डिनोट कर लेंगे, लेकिन इसमें क्या आने लगी, इसमें थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्टीज आने लगी। लेकिन फिर जब आगे और साइंटिस्ट आते चले गए, हमारे नेक्स्ट हमारे डाल्टन जो आए, जॉन डाल्टन, जिन्होंने हमारा वही बताया था, एटम इंट्रोड्यूस किया था, डाल्टन ने इनको थोड़ा इम्प्रूव किया। कैसे इम्प्रूव किया, उन्होंने हाइड्रोजन के लिए सिंबल यूज़ कर लिया
सर्कल और इसके अंदर एक डॉट। फिर उन्होंने कॉपर के लिए बहुत सारे सबके एलिमेंट्स के लिए अलग अलग उन्होंने सिंबल दिए थे। कॉपर के लिए उन्होंने इस तरह का सिंबल यूज़ किया, आयरन के लिए उन्होंने इस तरीके का सिंबल यूज़ किया, सिल्वर के लिए जैसे मून शेप होती है ना ये यूज़ किया। तो अलग अलग एलिमेंट्स को उन्होंने अलग अलग सिंबल के फॉर्म में डिनोट किया। बट इन सबको याद करना, मेमोराइज करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए फिर बर्जूलियस है, हमारे साइंटिस्ट थे बर्जूलियस, जिन्होंने पूरा सिंबल का जो तरीका था वो सब पैटर्न बदल दिया। उन्होंने एक सिंपल सा एक मेथड दिया कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में इन सिंबल्स के नाम रखेंगे ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू लर्न। उन्होंने क्या बताया, कोई भी एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट लेटर है, जैसे कार्बन है, कार्बन का फर्स्ट लेटर क्या है, सी, इससे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। लेकिन सी से अगर हम देखें तो कॉपर का भी सी से स्टार्ट होता है, तो अगर दोनों का सिंबल सी सी हो जाएगा तो डिफिकल्ट होगा लर्न करना। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, या तो हम एलिमेंट का फर्स्ट जो लेटर है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, इसके फर्स्ट के बाद सेकंड यूज़ कर सकते हैं। जैसे हीलियम, हीलियम जो एलिमेंट है इसका उन्होंने सिर्फ एच नहीं लिया, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में हम ऑलरेडी एच ले चुके थे, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, एच। तो हीलियम में क्या किया उन्होंने, एच ई ले लिया, एच के साथ ई ले लिया। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनेगा, लेकिन जब सेकंड में आ जाएंगे तो हमारा स्मॉल बनेगा। कुछ केसेस में ऐसा भी किया गया कि फर्स्ट ना लेके थर्ड एलिमेंट, थर्ड ले लिया गया, थर्ड लेटर ले लिया। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट और सेकंड ही लो, सिंपल फर्स्ट भी ले सकते हैं, फर्स्ट के साथ सेकंड भी ले सकते हैं, और फर्स्ट के साथ थर्ड भी ले सकते हैं। लेकिन कुछ में अभी भी दिक्कत आई, कुछ के तो सिंबल्स, ये सिंबल सबके फिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, सबके सिंबल्स फिक्स हैं, ध्यान रखना ये चीज़। जैसे कॉपर का अगर हम देखें, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके नाम रखने में प्रॉब्लम आई। जैसे कार्बन को सी रख लिया, कॉपर का छोड़ देते हैं अभी, कोबाल्ट है हमारा एक एलिमेंट जिसका CO रख लिया, तो कॉपर की दिक्कत आई। इसीलिए क्या किया गया, इसकी दूसरी लैंग्वेज इन द सेंस लैटिन लैंग्वेज में जो इसका नाम था, कॉपर का दूसरा नाम है क्यूप्रम, यहाँ से इसका सिंबल लिया गया C, फर्स्ट और सेकंड लेटर, दैट इज C। मतलब ओवरऑल चीज़ क्या है कि या तो हम एलिमेंट का फर्स्ट लेटर यूज़ कर सकते हैं, या हम फर्स्ट और सेकंड लेटर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वी ऑल्सो कैन यूज़ द सिम्बल्स फ्रॉम देयर लैटिन लैंग्वेज, मतलब इनकी जो दूसरी ग्रीक लैंग्वेज है उनसे भी हम इनके सिम्बल्स ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि सोडियम एस से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका सिंबल है Na, जो कि लिया गया है नेट्रियम से। ऐसे ही पोटेशियम, इसका P से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका सिंबल है K, जो कि लिया गया है कैलियम से। इनके दूसरे नाम इंग्लिश लैंग्वेज से अलग। ओके, आई नो ये सब एलिमेंट्स अभी थोड़े लग रहे होंगे अजीब से, लेकिन हम ये भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टू 20, 1 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। कल के सेशन में हमें यही करना है, 1 to 20 सारे एलिमेंट्स डिस्कस करने हैं, उनकी वैलेंसीज डिस्कस करनी है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्या करना है, इसमें जितना मैंने समझाया है उसे अच्छे से पढ़िएगा, सारे सिंबल्स एक बार देखिएगा जो आपकी बुक में मेंशन्ड है, और अगर आपके पास बुक नहीं है देन आई विल सेंड यू द PDF ऑफ द चैप्टर। सो प्लीज़ बी रीड दिस एंड कलेक्ट योर डाउट्स। आई विल टेक द डाउट सेशन जस्ट लाइक बिफोर, जैसे पहले एक दिन डिस्कस किया था उस तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू सो मच।